वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में, जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज आप लोगों का फर्स्ट टाइम आने वाला है। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, जो कि है चैप्टर 1 आपके ज्योग्राफी से। सो यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज क्या होती है? जो भी चीजें हमारे आसपास में मिल सकती है या मिलती हैं, जिनसे हम काम ले सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एट द सेम टाइम हम लोगों के लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, वो सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज होती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था हमारे डिटेल्ड वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा डिटेल्ड वीडियो, अगर आपको ये समराइज वीडियो समझना है तो। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक है। अब बायोटिक एबायोटिक उनके ओरिजिन से किस तरीके से क्या क्या चीजें बनती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको बायोटिक एंड एबायोटिक का नाम दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, लाइक बायोटिक एबायोटिक में बायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स है, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल देखा हम लोगों ने। रीन्यूएबल जो जल्दी रिन्यू हो सकता है, जो हमारे लाइफ स्पैन में रिन्यू हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू होने में बहुत साल लग जाता है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप लाइक मालिकाना हक किसका है? इंडिविजुअल का, लाइक मेरा है, मेरा जमीन, मेरा घर, इंडिविजुअल। या फिर कम्युनिटी ओन्ड है, जैसे पार्क, प्लेग्राउंड्स, या फिर ब्यूरियल ग्राउंड्स, जो भी जहां पर भी दफनाने के लिए ले जाया जाता है। ये नेशनल है या इंटरनेशनल है? नेशनल जो भी हमारे बाउंड्रीज के अंदर है, वो सारे के सारी चीजें होती है हमारे लिए नेशनल। या फिर 22 किलोमीटर्स तक या फिर 12 नॉटिकल माइल्स हमारे कोस्टल एरिया से थोड़ा सा बाहर जो एरिया है वो हमारे लिए नेशनल है। इंटरनेशनल 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है, हमारे कोस्टल एरिया के 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है, वो सारा हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो सारी रिसोर्सेस है, उनको यूज करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? तो हमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते। नेशनल ओन जितने भी सारे रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में या फिर हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितने भी सारे रिसोर्सेज है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे गवर्नमेंट के होती हैं। सो वो सारे हो जाएंगे हमारे लिए नेशनल रिसोर्सेज। फिर आते हैं, अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? जिसे हम यूटिलाइज भी करते हैं, जो हमारे काम का भी है, बट हम टू द फुलेस्ट यूज नहीं कर सकते। मतलब पोटेंशियल है पर हम लोग पूरा पूरा यूज नहीं करते, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राजस्थान, गुजरात से। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यूज भी करते हैं और फुलेस्ट यूज करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर एंड वी कैन यूज एवरीथिंग आउट ऑफ इट। स्टॉक्स वैसे चीजों को बोलते हैं जिनको यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है अब तक। जैसे कि पानी से हम H2O, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है, पर ऑक्सीजन हम लोग पानी से अलग नहीं कर सकते। सो हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व जो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग यूज भी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा है, उसको हम लोग रिजर्व्स कहते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे थे। 3 पॉइंट्स में क्या था? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रीड। तो ऑब्वियसली हम लोगों के रिसोर्सेज खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ग्रीड, लालच, कुछ लोगों की लालच की वजह से पूरा का पूरा रिसोर्सेज खत्म हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग, कुछ ही लोग, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है कि वो लोग यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और जिसकी वजह से रिच और रिचर बनते जा रहे हैं, पुअर पुअरर बनते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। रिच, अब अमीर किस तरीके से अमीर होते जा रहे हैं? ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर किसी एक इंसान को कोई भी सारा काम करने के लिए दे दिया जाए तो वो अपना फायदा पहले देखेगा, एंड दैट इज हैपनिंग विद द रिसोर्सेज एज वेल। सो वो सारे लोग, जो लोग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो लोग अपना फायदा पहले देख रहे हैं और वो लोग ज्यादा रिसोर्सेज निकाल कर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब गरीब कैसे गरीब होते जा रहे हैं? बिकॉज रिसोर्सेज जैसे जैसे कम हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका दाम बढ़ता जा रहा है। जो पॉकेट किसका खाली होगा रिसोर्सेज को खरीदने के लिए? तो हम जैसे गरीबों का, मिडिल क्लास फैमिलीज का। सो इस वजह से
फिर आता है हमारा, अब इतना ज्यादा बर्बादी की हम लोग रिसोर्सेज का, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगा और उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा एंड ऑल दीज थिंग्स, सारी की सारी बर्बादी। तो ये सारे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करने के लिए जो बर्बादियां हो रही है वो है। उसके बाद क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम लोग इसी तरीके से हम लोग यूज करते रहे तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा गड्ढे में चला जाएगा, लाइक बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए कुछ बचेगा नहीं, हमारे नाती पोते के लिए कुछ बचेगा नहीं, इवन पानी तक नहीं बचेगा उन लोगों के लिए। वो लोग सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। साइंस फिक्शन मूवीज में हम लोगों को दिखाता है कि इन 2050s हम लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा, पानी नहीं होगा, कहीं पर लाइफ नहीं होगी एंड ऑल दैट। तो वो इसी वजह से दिखाता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम लोग खुद का भी काम करें और उसके अलावा हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें, फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखकर हम लोग अपना डेवलपमेंट करें। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में क्या हुआ था कि 100 स्टेट्स के लोग आकर मिले थे, जहां पर उन लोगों ने लाइक जितने भी सारे अर्थ समिट, इंटरनेशनल पहला अर्थ समिट था ये, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो कि ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स है उन लोगों को डिस्कस करने के लिए, जैसे पोवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्लोबल लेवल जो पोल्यूशन हो रहा है वो सारा हो गया, इन सबको डिस्कस करने के लिए ये लोग बैठे थे, इन लोगों ने बैठक की थी। सो डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ये सारा डिक्लेरेशन दिया था उन लोगों ने। और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और इन्होंने जो अडॉप्ट किया था तो एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 में था कि ये एजेंडा में सारे सारे ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स को वो लोग देखेंगे, चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर हो जाए हमारे डिजीजेस या डैमेजेस, इन्वायरमेंटल डैमेजेस, लाइक इन्वायरमेंटल डैमेजेस, वो सारा का सारा जो कॉमन इंटरेस्ट है, सारे देश भर का जो कॉमन इंटरेस्ट है सारे देशों का, वो सारे को लेकर ये लोग काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इस तरीके से एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो ये था कि वो लोग सारे के सारे स्टेट्स में हर एक लोकल गवर्नमेंट का खुद का एजेंडा 21 होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर एक जगह का प्रॉब्लम्स अलग अलग है, हर एक स्टेट्स के प्रॉब्लम अलग है। अरे स्टेट्स तो छोड़ो, हर एक डिस्ट्रिक्ट का भी प्रॉब्लम अलग अलग होता है। तो अकॉर्डिंगली वो लोग अपना एजेंडा 21 बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली दैट वो लोग अपना काम करेंगे। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कहीं पर कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है तो कहीं पर कोई रिसोर्स पाया ही नहीं जाता। लाइक राजस्थान एंड गुजरात की अगर बात करें तो विंड एंड सोलर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, पर पानी नहीं पाया जाता वहां पर। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख में फिर दूसरे लाइक बाकी सारे जगहों से, हमारे कंट्री से बहुत ही ज्यादा कोल्ड डेजर्ट है वहां पर, लेकिन कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा अच्छा है, पर पानी नहीं है। तो कुछ एक अगर होगा तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी हो, तो एक चीज है तो दूसरा नहीं है। अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे? रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हम लोगों को एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कौन सा रिसोर्स किस जगह पर है। अब हम लोगों ने देख लिया कौन सा रिसोर्स किस जगह पर है, अब हम लोग देखेंगे कितना क्वांटिटी में है, फिर देखेंगे किस क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है। ये सारा काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स, सारा का सारा चीज हम लोग लगाते हैं एंड फिर हम लोग पता करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सारा का सारा चीज हम लोगों को मिल गया। एंड देन हम लोग ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि अब सारा का सारा पैसा अगर रिसोर्स प्लानिंग में लगा दे तो फिर बाकी का डेवलपमेंट प्लान्स कैसे होगा? तो इस वजह से हम लोग तीनों चीज को ध्यान में रखकर काम करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों को ये भी बताया था कि कॉलोनाइजेशन, जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन है, ये हम लोगों को बताता है कि रिसोर्सेज कितना जरूरी है। हमारे पास रिसोर्सेज थे, इस वजह से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे एंड बाकी अरब्स एंड ऑल बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, सो दैट वो लोग ट्रेड कर सके, यहाँ के रिसोर्सेज को ले जा सके। बट एक और चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से वो लोग यूज कर पाए। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस वजह से हम यूज नहीं कर पा रहे थे। सो टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी चीज हो, अगर हम लोगों को रिसोर्सेज यूज करने हो तो टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग नहीं कर सकते। फिर क्लब ऑफ रोम वाला एक टॉपिक था यहाँ पर हम लोगों का कि इंटरनेशनल लेवल में क्लब ऑफ रोम में पहली बार इन लोगों ने एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को 1968 में, जिसमें हम लोगों का गांधीयन फिलॉसफी, जो देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड वाला जो लाइन है इससे पहले, वो वाला हम लोगों को बताता है। और स्कल्पचर ने ये गांधीयन फिलॉसफी को लिया था, उठाया था, अपने बुक में लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में, जहां पर उन्होंने बताया था कि हाँ गांधी का
ये जो कहना है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है पर किसी के लालच के लिए नहीं है, किसी की लालच कभी पूरी ही नहीं होती, हमारे लिए हमारा लालच कभी पूरा ही नहीं होता। सो दैट्स वाई। फिर ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब हुआ था? तो 1987 में। ये डेट्स जरूर याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जाता है, मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान भी यहीं पर आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है यहीं पर बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना। और ये कहाँ पर लिखा था उन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? तो आर कॉमन फ्यूचर में। ऑब्वियसली हम सबका फ्यूचर कॉमन ही है। अगर तेल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो हम सबके लिए बढ़ा है। सो ऑब्वियसली अगर रिसोर्सेस कमेंगे तो हमारे सबके बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लाइक हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कितना कितना फॉरेस्ट एरियाज है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है। फॉर प्लेन्स 43% देखा था हम लोगों ने, माउंटेन्स देखे 30% और 27% हम लोगों ने प्लेट्यूज देखा। अब उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? फॉरेस्ट है बहुत सारे, फॉरेस्ट के अलावा क्या है जहां पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लाइक एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वो है बैरन या वेस्टलैंड। अब बैरन या वेस्टलैंड क्या होता है? बंजर जमीन जहां पर खेती नहीं हो सकती, उसको बैरन लैंड कहते हैं हम लोग। फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि हम लोग रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां पर तो एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में आता है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है जानवरों के चरने के लिए। दूसरा जो थोड़ा बहुत जो पेड़ पौधा जहां पर लगा हुआ है वहां पर भी हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, वो मिसलेनियस यूज में आता है, थोड़े बहुत यूजेस में आते हैं। फिर कल्चरेबल लैंड, वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ऐसे जमीन जिसको 5 से ज्यादा सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। कल्चरेबल है, हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, पर हम लोगों ने किया नहीं है। फैलो लैंड में क्या होगा? करंट फैलो, जिसको एक साल या उससे कम के लिए हम लोग वहां पर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। रीजन में भी एनीथिंग कि पैसा नहीं है या बारिश नहीं हुई या ड्रॉट पड़ गया या कुछ भी है। उसके अलावा अदर देन करंट फैलो लैंड, उसमें हो जाता है हमारा 1 से 5 साल तक के टाइम गैप पे हम लोग वहां पर एग्रीकल्चर नहीं करते। नेट शोन एरिया एक सीजन में जो हम लोग जितना भी क्रॉप लगाते हैं, एक बार जितना भी क्रॉप्स लगाते हैं उसको हम लोग नेट शोन एरिया कहते हैं। पूरे साल भर में उसी जगह पर जो हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न हम लोगों ने देख लिया कितने कितने जगहों पर प्लेन्स है, प्लेट्यूज है और माउंटेन्स है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी है जहां पर का हम लोगों का यूटिलाइजेशन हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। क्यों नहीं चल पाया है? क्योंकि वहां पर माउंटेनियस एरियाज है और वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जितना भी चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है जगह, वो सारे जगहों का यूटिलाइजेशन, लाइक जितना हम लोग क्या क्या यूटिलाइज किए किस तरीके से, वो सारा हम लोगों को नहीं पता यहाँ पर। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 7 में है, जो हम लोगों को बता दिया था कि माइनिंग साइट्स हम लोग जो छोड़ देते हैं यूज करने के बाद, लाइक बहुत ज्यादा वो गड्ढा कर देता है, ओवर बर्डनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये सारे जगहों का नाम बताया हम लोगों को, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये सारे जगहों पर माइनिंग की वजह से होती है। अब स्टेट्स एंड ये लैंड डिग्रेडेशन मेथड्स बिल्कुल भी ध्यान से रखना, एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हम लोगों का यहाँ पर उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्यों होता है? ओवरग्रेजिंग की वजह से। फिर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन की वजह से। ओवर इरिगेशन की वजह से कौन से स्टेट्स में होता है? तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे आंसर्स में होंगे। फिर उसके अलावा क्या है यहाँ पर? तो कुछ कुछ जगहों पर लैंड डिग्रेडेशन इस वजह से भी होता है कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्गनिटी इन द सॉइल। बहुत नमक वाला जो भाव होता है वो सॉइल में ज्यादा बढ़ जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्रीज। अब सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा धूल उड़ाती है जो कि पानी में घुल जाता है, लाइक अपर सरफेस में, सॉइल के अपर सरफेस में बैठ जाता है, पानी में चला जाता है, जो कि पानी को भी गंदा करता है, अंडरग्राउंड वाटर को भी गंदा करता है, लैंड डिग्रेडेशन भी करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों का लैंड डिग्रेडेशन होता है। कहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो कहीं लाइक माइनिंग की वजह से। तो ये सारी चीजें। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए तो हम ही लोगों को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सोल्यूशंस क्या है? एफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, ओवरग्रेजिंग को रोकना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, फिर शेल्टर बेल्ट्स लगाना, सैंड ड्यून्स लगाने,
थॉर्नी बुशेस लगाना, जहाँ पर गलीज अगर हो गया है, गलीज हो गया है तो वहां पर थॉर्नी बुशेस लगाना ताकि पानी का बहाव थोड़ा धीरे हो सके। फिर इस हिसाब से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस। तो ये सारा चीज है कि अगर हम लोग कोई कचरा भी फेंकना चाह रहे हैं, लाइक वेस्ट भी फेंकना चाह रहे हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करके, लाइक उसको रिफ्रेश करके, पानी जितना भी है बहुत गंदा पानी उसको रिसाइकल करके, उसको फिर फिल्टर करके उसके बाद पानी को बहाया जाए तो भी, और फिर जितने भी कचरे भी हैं उन लोगों को भी अलग अलग करके उसको भी फिल्टर करके, एंड देन जितना जितना ज्यादा अच्छे से हो सके उन सारे का काम करके फिर ही हम उन लोगों को लाइक नेचर में हम लोग अगर डिस्पोज करें तो हम लोग बचा सकते हैं। सॉइल एज रिसोर्स, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे सॉइल्स के बारे में दे दिया है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है यहाँ पर, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में देखो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोगों को तो जस्ट देखना है फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओल्ड सॉइल को हम लोग भाबर कहते हैं और न्यू सॉइल को हम लोग खांदर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भांगर और खांदर। भांगर और खांदर हम लोगों से पूछा जाता है। फिर कौन कौन से रिवर्स के आसपास मिलता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, ये सारा। कौन कौन से लाइक क्या इसका सॉइल पार्टिकल्स क्या होता है, सैंड, स्लिट, क्लेज एंड ऑल, ये सारे सॉइल पार्टिकल्स है। और कौन कौन से जगहों पर पाया जाता है, ये सारा चीज देखना है। तो ब्लैक सॉइल एंड ऑल, जितना भी सारा सॉइल्स है, हम लोगों को ज्यादातर सॉइल्स में यही देखना है कि कहाँ पाया जाता है, किस तरीके का फर्टाइल है या नहीं, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, उसका पार्टिकल्स मटेरियल्स कैसा होता है, यही सारा चीज हम लोगों को देखना है। फिर सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन का अगर हम लोग बात करें तो सॉइल इरोजन कैसा होता है, लाइक सॉइल इरोजन में हम लोग पूरा या तो पानी की वजह से सॉइल इरोजन होता है, या विंड इरोजन होता है, या गली इरोजन होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों का सॉइल इरोजन होता है। ये सारा भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस में आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। एंड फाइनल इज आर कि हम लोग किस तरीके से कहाँ पर हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, लाइक सेव कर सकते हैं, कैसे हम लोग सॉइल इरोजन को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो काउंटर लाइंस प्लॉगिंग हम लोग कर सकते हैं काउंटर लाइंस में। फिर हम लोग वाटर डाउन स्लोप्स लाइक कॉन्टोर प्लगिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में इस तरीके से फार्मिंग करके हम लोग बचाते भी हैं पानी और सॉइल इरोजन होने से। फिर स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोग एक लाइन पे कॉन्टोर प्लगिंग करके, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, प्लांटिंग लाइन्स, ट्रीज के जरिए हम लोग शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। सो ये सारी चीजें जिससे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ये क्विक रिवीजन था, आप लोग इससे जल्दी से जल्दी आप लोग देख कर और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।